कांता अपने छोटे बेटे की शादी पूनम से करवा के एक कमरे वाले ससुराल में ले आती है। आओ बहू, तुम्हारे इस घर में खूब स्वागत है। देवरानी जी, इस चावल के कलश को गिराकर अंदर आओ। गृह प्रवेश करके पूनम अंदर आती है और एक कमरे में 24-25 लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान जी, इस कमरे में 2 दर्जन से ज्यादा जने दही की तरह जमे पड़े हैं। आराम करने की भी जगह नहीं है। बहू, ये मनोहर की बुआ, मौसी, मौसा, फूफा, मामा और उनके बड़े बूढ़े हैं। सबके पैर छूकर प्रणाम कर लो। जी माँ। प्रणाम मासी जी, प्रणाम बुआ जी। बेचारी बारी बारी से सबके पैर छूती है। इतने लोगों के पैर छूने से मेरी तो कमर का कचुम्बर निकल गया। कहाँ फंस गई। कुछ देर के बाद, जेठानी जी, मुझे शादी के जोड़े में ना बहुत भारी लग रहा है। बाथरूम कहाँ है? साड़ी बदलनी थी। बाथरूम का पूछने पर जेठानी रेखा जवाब देती है, देवरानी जी, कमरे में बाथरूम नहीं बना, यहीं बर्तन और नहाना धोना दोनों करते हैं। अभी थोड़ी देर में मर्दानी बाहर सोने चले जाएंगे तो साड़ी बदल लेना। पसीने से परेशान बेचारी पूनम घर के जेंट्स को बाहर जाने का इंतजार करती है। देखते देखते रात हो जाती है। तभी ससुर गया प्रसाद, चलो भाई, अपना अपना चादर तकिया ले लो, मर्दाने बाहर चल के सोएंगे। सब खुले आंगन में बिस्तर डालकर सो जाते हैं। तभी बिजली कड़कड़ाने के साथ तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। अरे महाराज, मेहमानों को बारिश में सुलाएंगे तभी भीतर सब। कांता भौजाई, ओ कांता भौजाई, अरे ओ कोकिला बहू, ओ बहू, लगता है किसी भी लुगाइयों के कान में आवाज नहीं पहुंच रही। तभी पूनम घूंघट करके दरवाजा खोलती है। तभी फूफा ससुर मुंह फुलाकर, अरे बहू, जरा इन सबको खिसकने को कहो, सोने की जगह बनाओ, बाहर बरसात हो रही है। जी फूफा जी। अब कमरे में कोने में सारी औरतें, कमरे के दूसरे कोने में मर्द सो जाते हैं। लास्ट में बच जाती है बहू, जिसे सोने की जगह ही नहीं मिलती। हे भगवान, एक ही कमरे में 25-25 लोग ठूस ठूस कर भर गए। मैं कहाँ सोऊं? जेठानी जी, जरा अपने दोनों बच्चों को सरका लीजिए, मुझे जगह नहीं मिली। रुको जरा, गोलू, पिंकी बेटा, थोड़ा इधर हो जाओ, चाची भी सो जाएंगी। नहीं मम्मा, मुझे गर्मी लग रही, मुझे पंखे में सोना है। भगवान, कैसा आकड़ू बच्चा है। ऊपर से बरसात के चलते कमरे के अंदर कितनी खमस मच गई है। खिड़की खोल देती हूँ। कमरे की खिड़की खोलकर बेचारी वहीं बैठकर झपकी मारती है। तभी सुबह कोकिला किचकिच मचाते हुए, देखो देखो जरा भाभी, ये लक्षण देखकर कौन बोलेगा कि नई नवेली बहू है। पूरा घर उठ गया, ये झपकी मार रही है। बुआ जी, पूनम को सोने में काफी ज्यादा लेट हो गया था। हाँ हाँ, जेठानी तो देवरानी के पक्ष में बोलेगी। हल्ला गुल्ला मचने के चलते पूनम उठकर नहा धोकर सास से पूछती है, माँ जी, खाने में क्या बनेगा? बहू, हमारे घर का रिवाज है, बहू चूल्हा पूजन में खीर पूरी बनाती है, वही बना ले। खीर पूरी सुनकर खाई लाल फूफा मामा का मुंह कद्दू जैसा बन जाता है। अरे कांता दीदी, कितना फर्स्ट क्लास बारिश का मौसम हो रहा है, तुम खीर पूरी बनवा रही हो। बहू, सबसे अच्छा तो चाय और आलू प्याज बैंगन के बढ़िया पकौड़े बना ले। 5-10 किलो में बढ़िया से नाश्ता कर लेंगे। 5-10 किलो पकौड़े की फरमाइश पर पूनम हक्की बक्की हो जाती है। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे रिश्तेदार हैं। 5-10 किलो पकौड़े खाकर पचा लेंगे। ये सब पेट है या पहाड़? इतनी पकौड़ी बनाने के लिए बेसन कम पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, बेसन मसाले मैं लाला के पास से ले आता हूँ। शादी के खर्चों के बाद मनोहर के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं, इसीलिए बनिए के यहाँ से उधार में ही बेसन तेल मसाला ला कर देता है। तभी मौसी मनोरमा, बहू, चूल्हा उठाकर बाहर ले जा, आराम से वहीं पकौड़े छान लेना, कमरे को भट्टी की तरह मत तपा। जी मौसी जी, यहाँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सबको पकौड़े चढ़ने की पड़ी है। कुंदक खाते हुए पूनम बाहर चूल्हा रखकर पकौड़े बनाती है। तभी बूंदाबांदी चालू हो जाती है। हे भगवान, एक तो इन मुफ्त के खाने वाले रिश्तेदारों ने नाक में दम कर रखा और बिन बादल की बारिश चालू हो गई है। तभी बुआ सास की दोनों चटोरी बेटी निशा और पूजा पकौड़े मांगने आती हैं। भाभी, अंदर सब लोग लौकी, बैंगन, भांजा, प्याज के पकौड़े मांग रहे हैं, दे दो। भाभी, मेरे पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी करना। और ये क्या, पकौड़ी डालडा घी में बना रही हो? हम शुद्ध घी में खाते हैं। तभी घी खाकर दोनों भैंस जैसी हुई पड़ी हो। भाभी, आपने हमें कुछ, बस तुम दोनों गोलू मोलू सी हो ना, अच्छी लगती हो। प्लेट में पकौड़े डालकर पूनम दे देती है। तभी बारिश की बूंद से तेल का छींटा हाथ पर आ जाता है। आह अम्मी, मेरा हाथ। क्या हुआ चाची? मम्मी मम्मी जल्दी आओ, चाची को हुई हुई हो गई है। हे भगवान पूनम, कितना ज्यादा हाथ जला लिया। ये रिश्तेदार तो है ही खाई लाल, ऊपर से तुम स्वादिष्ट खाना खिलाओगी तो दही के जैसे 2 महीने तक जम जाएंगे यहीं पर। ऐसी बात है, अब तो मैं इन्हें ऐसे पकौड़े खिलाती हूँ, इन टेढ़े रिश्तेदारों को सीधा करना आता है मुझे।
जानबूझकर पूनम पकौड़े को जला देती है। वाह देवरानी जी, बहुत ही कुरकुरे लाल लाल पकौड़े बनाए। बारिश में चाय पकौड़े खाने का मजा अलग है। ये भगवान, कितने कंजर हैं ये लोग, जले हुए पकौड़े भी लपेट गए। वैसे बुआ जी, फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी, मामा जी, आप सबकी ट्रेन कितने बजे की है? अरे बहू, बारिश के चक्कर में जाने की टिकट कहाँ मिल रही है। 1-2 हफ्ते तो यहीं ठहरे हैं। दोपहर में आलू की कचौड़ी छान लेना, मौसम बहुत ठंडा है। जी मामा जी। कहते हुए पूनम दांत पीस लेती है। बारिश के मौसम के चलते 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कीचड़ में बाजार से सब्जी खरीद कर लाना मुश्किल होता है। हे भगवान, इतने भारी भरकम सब्जी के थैले लेके हाथ लाल पड़ गए। बस बारिश ना हो। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और तगड़ी बारिश होने लगती है। वहीं पड़ोसन छाता लेके जा रही होती है। अरे शशिकला, ये तो कांता की बहू है ना, 4 दिन भी नहीं हुआ शादी करके आए और बाजार भी करवाने लगी। अरे बस मत पूछो विमला, बेचारी का खून पी रखा। एक ही कमरे के ससुराल में ससुरे भसुरे सब मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं और बेचारी से बारिश में हलवाइयों की तरह खाना बनवाते हैं। दोनों पड़ोसन की बातें सुनकर पूनम आगे बढ़ जाती है। तभी एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल के चला जाता है। घर आकर, आप सब लोग थोड़ा बाहर चले जाइए, मुझे नहाना है। अरे मैं तो अभी अभी खाकर लेटा हूँ, मैं नहीं जा रहा। भाभी, इनमें से कोई नहीं हिलने वाला, आप गुसल खाने में जाकर बदल लीजिए कपड़े। किलिस कर पूनम कपड़े लेके टॉयलेट में जाती है। कितनी गंदी बदबू मचा रखी है, ऊपर से गुटखा थूक कर पब्लिक टॉयलेट से भी बुरा हाल बना रखा है। पता नहीं कब जाएंगे ये बेशरम रिश्तेदार। टॉयलेट का बुरा हाल देखकर बेचारी बहू को घिन चढ़ती है, मगर एक कमरे में कोई चारा नहीं होने के चलते कपड़े बदलकर बाहर आती है। वहीं रात होते बारिश के चलते मच्छर मक्खी घर में भर जाते हैं, जिससे खाना बनाने में दिक्कत भी होती है और सबसे ज्यादा बारिश में सोने की समस्या से उसे 2-4 होना पड़ता है। फिर एक दिन, बहू देख कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, कोयला सुलगाकर भुट्टे सेक ले। जी फूफा जी। भगवान जी, फूफा जी की कितनी तगड़ी खुराक है। सुबह से चाय पकौड़े, 10 पराठे, सब्जी लपेट चुके हैं। पेट इतना निकला हुआ, इंसान कब प्लेट रख के चाय पी ले। बहू कोयला सुलगाकर भुट्टे सेक कर सबको खिलाती है। तभी मौसी के बच्चे और जेठानी के बच्चों में भुट्टे के लिए मारामारी हो जाती है। ये भुट्टा मुझको दे दे, मैं खाऊंगा, वरना दे मार के दांत तोड़ दूंगा। अच्छा तोड़कर दिखा, मैं तेरी हड्डी तोड़कर। एक तो तुम सब भूखा लोग अपने घर नहीं जाते, हमारे घर में खाते हो। मैं फैल कर सो भी नहीं पाऊं अपने घर में। देखो माँ जी, ये लड़का क्या बोले जा रहा है, हम भूखे नंगे हैं। मनोरमा गुस्से में राजू को मार देती है। क्या रे छोकरे, अब बोलेगा फालतू? हाँ मौसी जी, आपने मेरे बच्चे को थप्पड़ कैसे मारा? सच सुनकर मिर्ची लग गई। अरे आप लोगों में समझदारी नाम की चीज नहीं है कि एक कमरा है हमारे पास, शादी कब की खत्म हो गई है तो घर चले जाएं। तब से सेवा पानी करवा रहे हैं, अगला इंसान कहाँ से खर्चा पानी करके खिला रहा है। थोड़ी ना इन बातों से मतलब है आपको। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। देखो तो कांता भाभी जेठानी कैसे जहर उगल रही है। अरे खिलाने के बदले ताने मार रही है। सही कह रही है मेरी बड़ी बहू, अब हमारे बस की नहीं है आप लोगों को खिलाना। आप सब अपने अपने घर जाइए। जगह जगह से उधारी कर ली हमने और कितने दिन नहीं बोलते। 25 लोगों को खिलाना पिलाना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। इतने के बाद रिश्तेदार अपने अपने परिवारों के साथ शर्मिंदा होकर 9-2-11 हो जाते हैं, जिससे कमरा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है और काफी जगह बन जाती है, जिससे रेखा आधे हिस्से में पर्दा लगा देती है। उस दिन पूनम को मनोहर के साथ बातचीत का मौका मिलता है और एक कमरे में बारिश में 25 सदस्यों का भसड़ खत्म हो जाता है। वाओ, ये भरवा भिंडी की सब्जी कितनी अच्छी बनाई है। मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे माँ, ये आपका आइडिया है या प्रेमा का? क्या है ना, बहू पूछ रही थी कि पहली रसोई में क्या बनाऊं, तो मैंने उसे बनाने वाला सामान बताकर ये कह दिया कि बहू कुछ भी बनाना, लेकिन टिंडे कमी मत बनाना, तुम्हें पसंद जो नहीं है। बस बहू ने कहा आज मैं उनको अपनी पहली रसोई में अपने हाथ का ही भरवा टिंडा बनाकर खिलाऊंगी, और देखो तुम्हें पसंद भी आ गया। अरे वाह प्रेमा, बहुत खूब। शुक्रिया जी। हद है, पहली रसोई में ये फालतू चीज कौन बनाता है, टिंडा बिंडा। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं मिक्स वेज और पूरी खा लूंगी। जो भी हो, बड़ी बहू छोटी बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। काश तुम भी पहली रसोई में कुछ हटके बनाती, लेकिन तुम तो रसोई में कुछ भी बनाना जरूरी नहीं समझती। ये सुनते ही सलोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो खाना छोड़कर कमरे में चली जाती है, क्योंकि ससुर ने उसे खाना न बनाने का ताना जो मार दिया था। पापा जी, समझते क्या है आप खुद को? नई वाली गरीब बहू के सामने मुझे ताना मारा, मुझे, और माँ जी ने भी इस गरीब बहू को अपना लिया और उसकी पहली रसोई का खाना भी पसंद आ गया।
आई स्वेयर अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये पहली रसोई के बाद इस रसोई में खाना तो बिल्कुल नहीं बना पाएगी। अब सारा खाना धूप के अंदर गर्मी में मरकर जलकर बनाएगी, और वो भी कई दिनों तक। दरअसल सलोनी एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, जो ससुराल में शादी करने के बाद भी ससुराल की जिम्मेदारियों को संभालने से दूर थी और हमेशा एसी वाले कमरे में रहकर सोती रहती थी। वो तो बेचारी सास गर्मी में खुद से अकेले सबका खाना बनाकर परेशान हो गई थी, तो वो अपने छोटे बेटे की शादी करके गरीब घर की प्रेमा से कर देती है। शाम को सलोनी पेस्ट कंट्रोल वाले को घर बुलाकर रसोई का पेस्ट कंट्रोल करवाती है, जिससे गर्मी की वजह से सारे कीड़े मकोड़े, दीमक, चूहे, छिपकली, कॉकरोच सब बाहर आकर रसोई में इधर उधर गिरे मरे पड़े होते हैं। ये देखते ही नई बहू डरकर सास से टकरा जाती है। मैं खाना कैसे बनाऊंगी यहाँ? और क्या हुआ बहू, तेरी शक्ल की हवाइयां क्यों उड़ गई हैं? और कैसे बनाएगी खाना? क्या होता है? रसोई में जा। ना ना ना, नहीं नहीं माँ जी, रसोई में बहुत सारे कॉकरोच, कीड़े और चूहे हैं, वो भी मरे हुए, और वहां से बदबू भी आ रही है। ये सुन सास खुद जाकर रसोई का मंजर देखती है। हे भगवान, ये रसोई का क्या हाल हो गया है? रसोई में बहू कोई दवाई छिड़कवाई है क्या बड़ी बहू? हाँ माँ जी, मैं आपको यही बताने आ रही थी कि शाम का खाना तो बन ही नहीं पाएगा। इतनी गर्मी हो रही थी, जब मैं पानी पीने आई तो कॉकरोच छिपकली दिख रही थी, तो सोचा पेस्ट कंट्रोल करवा लूं, और कितने कीड़े बाहर निकले हैं दवाई के असर से। देवरानी जी 15-20 दिन तक तो रसोई में खाना नहीं बना सकती, लेकिन कोई बात नहीं प्रेमा, मैं छत पर टीन की झोपड़ी का इंतजाम नौकर से करवा देती हूँ, तुम ऊपर खाना बना लेना कुछ टाइम तक। और ऐसे चूल्हे पर तो खाना मुझे बनाना आता भी नहीं है। ठीक है जेठानी जी, मैं ऊपर ही खाना बना लूंगी, लेकिन इस टाइम रात में कैसे? तू परेशान मत हो बहू, मैं राजीव से आज बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ, तू कल सुबह से छत पर बनाना। ये कहकर सुलोचना चली जाती है और अपने छोटे बेटे को बाहर से खाना लाने के लिए कहती है, जिसके बाद सब लोग रात को बाहर का खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन प्रेमा छत पर रसोई का जरूरी सामान ऊपर ले आती है और चूल्हा बनाकर धूप में चाय नाश्ते के बाद खाना बनाती है। बाप रे, इस चूल्हे को छत पर जलाने में कितना टाइम लग गया, ऊपर से धूप की वजह से बहुत गर्मी लग रही है। अब आ रहा है ना मजा इस गरीब को परेशान देखकर। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, जब माँ जी की निगाहों में मैं इसे नीचे गिरा दूंगी। प्रेमा धूप में खाना बनाकर कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाती है, तब पीछे से सलोनी जाकर उसके बने खाने को खराब कर देती है। पर जब वो खाना सब खाते हैं तो ज्यादा तीखे की वजह से खांसने लगते हैं। अरे बहू, कितना तीखा खाना बनाया है आज। वही तो बहू, कल तुम्हारी ज्यादा तारीफ कर दी थी, इसीलिए सर पर चढ़ रही हो। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो बिल्कुल कल जैसा ही खाना बनाया है, ज्यादा मिर्ची डाली ही नहीं। माँ जी, इसका कहने का मतलब है हम सब में से ही किसी ने इसके खाने को खराब कर दिया। आप इस गरीब बहू से उम्मीद भी क्या कर सकती हैं? एक तो ये अपने घर से कोई दहेज लेकर भी नहीं आई। आपके लिए पता है, पड़ोसी लोग आपके बारे में बोल रहे थे कि आपको इस गरीब की तरफ से कुछ नहीं मिला, जबकि मेरे यहाँ से एसी, बेड, कूलर सब आया था और कैश भी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। प्रेमा, ये खाना यहाँ से ले जाओ, हम सब इतना तीखा खाना नहीं खाएंगे। जाओ और दोबारा खाना बनाकर लाओ। बेचारी प्रेमा की आंखों में आंसू थे। वो दोबारा से धूप में खाना बनाकर सास और ससुर को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोज धूप में छत पर खाना बनाकर प्रेमा का रंग तो ढल ही जाता है। धूप में खाना बनाकर वो बहुत परेशान हो जाती है, जिससे उसका बीपी डाउन भी हो जाता है। और इसमें चालाक जेठानी गरीब बहू के खिलाफ सुलोचना के कान भरती है, जिससे सास गरीब बहू को अक्सर चलते फिरते खरी खोटी सुनाती थी। वहीं जेठानी खुद एसी में सोती रहती थी। आखिर मेरी नींद पूरी हो ही गई। तभी परेशान होकर प्रेमा आती है। जेठानी जी, ऊपर छत पर खाना बनाकर मैं परेशान हो चुकी हूँ, बहुत गर्मी लगती है, पसीना भी आता है। आपने टीन डलवाने को कहा था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, और रसोई कब तक ठीक होगी? प्रेमा, रसोई में अभी जहरीली दवाई का असर है, इस वजह से तुम खाना नहीं बना सकती। और मैंने टीन वाले भैया को बोला भी था कि वो जाकर काम कर दे, लेकिन उन्हें अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। तुम ऐसे ही काम चला लो जब तक। ठीक है दीदी। प्रेमा के जाने के बाद सलोनी रसोई में हथौड़ी लेकर जाती है और सारी स्लैब, जमीन, रैक सब तोड़ देती है। तभी सास के आने पर, बहू ये शोर कैसा था और ये रसोई इतनी टूट कैसे गई? माँ जी, दवाई छिड़कने के बाद भी चूहा आ गया था, उसको भगाने के लिए मैंने हथौड़ी उठा ली और हथौड़ा जहाँ जहाँ मारा, ध्यान ही नहीं रहा कि कब रसोई को मैंने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम एक मॉडर्न किचन बनवा लेना चाहिए। वैसे भी किचन बहुत पुराना था, 1 महीने में किचन दोबारा तैयार हो जाएगा। ठीक है बहू।
सलोनी का यह प्लान काम कर जाता है और मजदूर लोग रसोई बनाना शुरू करते हैं। वहीं घर पर मेहमान आ जाते हैं। तब सास, छोटी बहू, घर पर 6-7 लोग आ रहे हैं, उनके लिए कम से कम 7-8 तरह के पकवान तैयार कर देना और जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। माँ जी, इतनी गर्मी में मैं छत पर कैसे खाना बनाऊं? चूल्हा भट्टी जैसे जलने लगता है और इस वक्त तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही इतनी धूप में। तो जैसी करीब सिर्फ बहाने बना सकती है, जो बोला है सिर्फ उतना कर। बेचारी प्रेमा रोते रोते छत पर धूप में खाना बनाना शुरू करती है। एक तरफ पनीर की सब्जी बनाकर रखती है तो उस पर कढ़ी चावल तैयार कर देती है। साथ के साथ सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, आम पन्ना बनाती है। ये सब करके उसे पसीने आ गए थे। हे भगवान, मेरी तो सांस भी फूल गई है और ऐसा मन कर रहा है कि नहा के आ जाऊं। अभी भी 2 आइटम तैयार करने हैं। पता नहीं ये रसोई कब बनेगी और कब तक मैं छत पर यूं ही खाना बनाती रहूंगी। अभी तो मुझे ये सारा खाना नीचे लेकर जाना है। अरे ओ कमबख्त, कितनी देर लगाएगी नीचे खाना लाने में? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लाई माँ जी। तब प्रेमा सारा खाना 3 चक्कर में छत से डाइनिंग टेबल तक ले जाती है और मेहमानों को खाना खिलाती है, जिसके बाद मेहमान खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद बाहर से बूढ़ा व्यक्ति घर में रहने आता है। उसके लिए भी प्रेमा को अलग मिर्च मसाले का खाना बनाकर खाना छत से कमरे तक ऊपर नीचे करना पड़ता है। यह सब करके प्रेमा की हालत नाजुक हो जाती है, जिस वजह से छत पर खाना बनाकर वो बेहोश हो जाती है। प्रेमा बहू, मैं तो इसको और डांटने आई थी, पर ये तो बेहोश है। सलोनी बहू, वो तो बिल्कुल नहीं आएगी, अपने कमरे में जो सो रही होगी। सुलोचना जैसे तैसे अकेले उस सीढ़ियों से कमरे में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के चेक करने पर वो उसे कमजोरी के कारण ग्लूकोज चढ़ाते हैं। माताजी, इनका बीपी बहुत ज्यादा डाउन है। ऐसी ये कौन सी मेहनत मजदूरी करती हैं? खैर, इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है, वरना काफी लंबे टाइम तक इन्हें बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा। जी डॉक्टर, मैं बहू के लिए पानी ले आती हूँ। डॉक्टर चला जाता है और पानी लाते वक्त सुलोचना सलोनी के कमरे के बाहर से सब कुछ सुन लेती है। वाह, मजा आ गया। आखिर मैं जो भी चाहती थी वैसा ही हुआ। ना मुझे खाना बनाना पड़ा और रसोई को जानबूझकर तोड़कर उसे रसोई से निकालकर छत पर भी भेज दिया और माँ जी की नजरों में भी गिरा दिया। बेचारी को छत पर खाना बनाना पड़ गया। अच्छा, तो ये सब तेरी वजह से हुआ है? तू इतनी कामचोर, आलसी और मतलबी कैसे हो सकती है बहू? उसने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं, सिर्फ उसे थोड़ी सी तारीफ क्या मिल गई, तू जल गई। अब जब तक प्रेमा बहू ठीक नहीं हो जाएगी, रसोई तू संभालेगी और उसके ठीक होने के बाद खाना बनाना भी सीखेगी, वरना इस घर को टाटा बाय बाय कर दे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं रसोई की जिम्मेदारी संभालूंगी। तब सुलोचना होश में आने पर प्रेमा से माफी मांगती है। बहू, तेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तू छत पर गर्म भट्टी में खाना बनाकर हम सबको देती थी। मुझे माफ करना। और मुझे भी प्रेमा, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाइए। बड़ी न होकर भी प्रेमा अपना बड़प्पन दिखाती है और स्वस्थ ठीक होने के बाद नई रसोई में अपनी जेठानी को खाना बनाना सिखाती है।